हम ग्रेविटेशन ये चैप्टर सीख रहे हैं और ग्रेविटेशन ये चैप्टर में हमने पहले 2-3 लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ लिया है, उसका केपलर्स लॉ से कैसा मेल होता है ये भी हमने देख लिया है। We have also seen what is centripetal force and we have seen that the gravitational acceleration can vary but gravitational constant cannot vary. There is a difference between gravitational constant and gravitational acceleration that we have seen in our previous lectures. We have also seen that the gravitational acceleration varies because of two reasons. One is the shape of the earth. At different positions, the value of gravitational acceleration is different. And we have also seen that the gravitational acceleration also changes because of height from the surface of earth. We have seen that as the height increases, the value of gravitational acceleration goes on decreasing. So, इसके आगे हम जाने वाले हैं, हम उसका तीसरा इफेक्ट भी देखने वाले हैं और उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहले दो क्या थे तो उनका सिर्फ मैं नंबर डाल देता हूं, बिकॉज ऑफ द शेप, और दूसरा क्या था, बिकॉज ऑफ द हाइट। हमारा बेसिक टॉपिक वही चालू है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तीसरा जो इफेक्ट हम देखने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ की वजह से ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलता है। मान लो ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसके मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और कोई बॉडी यहां से कुछ हाइट पे रहेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, ये हमने देखा है। जब वो सरफेस के अंदर जाएगी तो हमें लगेगा कि वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन जरा हमें डेप्थ में सोचने के बाद उसका सही पता चलेगा। डेप्थ में यहां दो बार डेप्थ में सोचना है, एक डेप्थ में मतलब सोचने की डेप्थ और दूसरी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जरा सखोल विचार करेंगे, मान लो कि यहां पे कुछ डेप्थ पे हमने बॉडी रखी है जिसका की मास m है, और यहां इस पोजीशन पे इसकी डेप्थ जो है वो हम सरफेस से d से डिनोट करेंगे, और यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा उसके बारे में हम सोचेंगे। हमें अपरेंटली ये लगेगा कि ये बढ़ता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन एक्चुअली कम होता है, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ ये इसके अंदर का मास देगा। अर्थ का इतना ही पोर्शन जो है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। जो शेडेड पोर्शन है दैट विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी हियर, द अनशेडेड पोर्शन विल नॉट exert any gravitational force on that, because as I told you, if one body is inside the other body there is no gravitational force between them, and therefore हमारा gravitational force का फॉर्मूला वही है, F is equal to G M M upon R square। लेकिन ये जो M है अभी वो कम होते जा रहा है, अर्थ का मास उतना ही है, बट जो पोर्शन इसको अंदर अपनी तरफ खींचने वाला है उसका मास कम होते जा रहा है, और इसलिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, देयरफॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम होगा। इसलिए सरफेस के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम g0 मानते हैं तो हाइट में भी उसका एक्सेलरेशन कम होगा और डेप्थ में भी एक्सेलरेशन कम होगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है that g at the depth d is equal to g0 in the bracket 1 minus d by r। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब करेंगे, लेकिन इसका हमें अर्थ और इसका हमें रिजल्ट अभी देखने के लिए कोई हर्ज नहीं। समझो, मान लो कि वो बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ में गई है, एट सेंटर, ये बॉडी अर्थ के सेंटर में ही गई है, तो d की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी द डेप्थ? दिस डेप्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस एंड देयरफॉर एट सेंटर d is equal to r, and therefore what will happen? g at center will be equal to g0 in the bracket 1 minus r upon r। r अपॉन r क्या होगा? 1। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 0 into anything? 0। And therefore the gravitational acceleration at the center of earth will be 0। There is no gravitational acceleration at the center of earth। ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, वहां पे कोई चीज कोई वस्तु लेके हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत 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 हाई है। हम बोर जो लेते, बोर, वो अर्थ के सरफेस से 300 फुट 400 फुट माने 100 मीटर 200 मीटर इतना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं। जहां पे ऑयल रिफाइनरीज रहती है वहां थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास डीप में जाते होंगे, बट अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। सो प्रैक्टिकली वी विल नेवर बी एबल टू गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट हाइपोथेटिकली if we can go, then the gravitational acceleration at the center of earth will be 0, because there is nobody to attract the body at the center। एंड दूसरी केस हम देखेंगे, वहां हम जा सकते हैं ऑन सरफेस, मतलब ये बॉडी सरफेस पे ही यहीं पे रहेगी, तो उसकी डेप्थ कितनी रहेगी? अगर वो सरफेस पे है तो उसकी डेप्थ 0 रहेगी, एंड देयरफॉर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ d is equal to 0, and therefore g on the surface is equal to g0 in the bracket 1 minus, वो d की जगह पे हम 0 रखेंगे, so 0 upon r, 0 upon anything is 0, 1 minus 0 is 1, and therefore this is equal to g0। ये कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। g on the surface of earth, g0 पहले से ही हमने लिया, लेकिन वो इस फॉर्मूले से हमको आया है। so we have verified whether this formula is in accordance with our observations or not, and found that it is in accordance with our observations। तो समझने की बात ऐसी है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ varies because of 3 factors which we have discussed till now। One is the effect of shape, दूसरा इफेक्ट ऑफ हाइट जिसका डिस्कशन इसके पहले लेक्चर में हमने किया है, तीसरा इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसके बाद चौथा भी एक रीजन है
because of which there is change in the variation in the gravitational acceleration, और वो है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। सो चौथा पॉइंट रहेगा, चौथा रीजन रहेगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, स्पिनिंग है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन एनी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ will be thrown outwards, will experience a force in the outward direction. Such force is called as centripetal force, centrifugal force. अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाने की जगह नहीं है, बट समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो, और आपने अभी तक बहुत बार किया भी होगा। रबर का बॉल जो रहता है वो पानी में डुबाओ, उसके ऊपर पानी लगेगा, उसको टेबल पे रखो और उसको स्पिन करो, तो वो रबर के बॉल के ऊपर जो पानी जमा हुआ था वो बाहर फेंका जाएगा। इट विल एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन। या वॉशिंग मशीन में जो ड्राइंग की प्रोसेस है, कपड़े सूखने की प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज जब गोल घूमती है तो उसके ऊपर का पार्ट वो बाहर फेंका जाता है। वैसे ही अर्थ अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट हो रही है, इसलिए यहां की बॉडी this will experience an outward force and therefore the inward force will be reduced, and force will be reduced, therefore acceleration will be reduced. अब इसका जो रोटेटिंग स्पीड है वो कम नहीं होने वाला है। अर्थ जो स्पीड से घूम रही है वो घूमते जाएंगी, और 1 लाख साल आगे भी घूमती जाएंगी, 1 साल लाख पीछे भी घूमते गई जाएंगी, ज्यादा भी जाएंगी। बट कहने का मतलब है कि हाइपोथेटिकली इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, देन दिस आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विल बी रिड्यूस्ड, एंड देयरफॉर इनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, एंड देयरफॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं G इज इक्वल टू GM/r², वो कंप्लीटली सही नहीं है, परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि उसमें रोटेशन के बारे में हमने सोचा नहीं। ये अर्थ अपने एक्सिस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने लगी तो ये आउटवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा हाइपोथेटिकली, और ऐसा कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये समझो अपना इक्वेटर है, ये इक्वेटर पे कोई बॉडी रखी तो अर्थ अगर उसके प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम्स फास्ट मूव होने लगा तो यहां का जो खड़ा हुआ आदमी है वो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर खींचेगा और ये आउटवर्ड फोर्स उसको बाहर ढकेल देगा। सो दैट विल बी ए वेटलेसनेस ऑन द इक्वेटर इफ द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ 17 टाइम्स फास्टर देन व्हाट इट इज स्पिनिंग टुडे। As I told you, this is just a perfectly hypothetical case. इसके बारे में हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सोच सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें हाइपोथेटिकल ही सोचना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं और इसलिए ये चीज हमें समझ के लेनी चाहिए।
तो ये चारों इफेक्ट फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं. द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नंबर 1 is because of the shape of the earth, because the earth is not perfectly sphere. Second, as the height increases, the gravitational acceleration will decrease. माउंट एवरेस्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मुंबई में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये दोनों में थोड़ा सा क्यों ना हो फर्क रहेगा. तीसरा जो हमने देखा है इफेक्ट ऑफ डेप्थ. किसी माइंस में जाएंगे तो जैसे नीचे जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होते जाएगा. ऑब्वियसली ये जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ही रहेगा बट रहेगा. और चौथा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. ये चारों चीजें समझने के बाद हम वेट और मास ये दोनों टर्म्स के बारे में सोचेंगे. इसके बारे में हमें ज्ञान है, लेकिन कभी कभी उसमें कंफ्यूजन भी होता है. और इसलिए सिंस ये ग्रेविटेशन का चैप्टर चालू है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से सोचेंगे. मास और वेट, मैंने आप में से किसी को अगर पूछा कि बेटा तेरा वेट कितना है, तो वो बोलेगा 50 केजी, 60 केजी, 40 केजी, 45 केजी, जो भी है उसका वो बताएगा. बट देन व्हाट ही इज टेलिंग इज हिज मास एंड व्हाट आई एम आस्किंग इज हिज वेट. सो साइंटिफिकली स्पीकिंग 50 केजी ये किसी का वेट नहीं हो सकता है, केजी में तो वेट होगा ही नहीं. सो ये दोनों चीजें हम बेसिक से सीखेंगे. मुझे बेसिक में सिखाना बहुत अच्छा लगता है. आई होप आपको भी बेसिक में सीखना अच्छा लगता है. व्हाट इज मास? तो मास इज बेसिकली ए मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया गिनने का एक क्वांटिटी ये है मास, जो कि हम केजी में गिनते हैं, ग्राम में गिनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज ए मेजर of inertia. This is measured in kg. और जिसको हम वेट बोलते हैं that is actually the gravitational force on the body. जिसको मैंने पूछा कि तेरा वेट कितना है और उसने समझो जवाब दे दिया कि 50 केजी है, तो उसका एक्चुअली साइंटिफिक भाषा में दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू वेट, सो W इज इक्वल टू mg. ये अगर 50 है और g की वैल्यू हमने रफली 10 ले लिया, तो उसका वेट उसने बोलना चाहिए 500 न्यूटन, क्योंकि 50 इंटू 10 विल बी 500 न्यूटन. तो साइंटिफिकली ये अगर किसी ने सवाल पूछा तेरा वेट कितना है, तो हमने साइंटिफिकली उसको जवाब देना चाहिए 500 न्यूटन, 600 न्यूटन, जो भी है. बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत साइंटिफिकली बात करेंगे तो समझेगा नहीं. कल हम किसी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे और वहां के शॉपकीपर को पूछेंगे मेरे को 100 न्यूटन शक्कर दे दो, तो वो बोलेगा पागल खाना आगे है, उधर जाओ. तो ये चलेगा नहीं. तो डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वेट 50 केजी है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका मास 50 केजी, वेट नहीं है. इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग समझ लो. इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, या जिसका शॉर्ट फॉर्म हम कैपिटल N करते हैं. किसी भी बॉडी का मास ये कभी भी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट, अनलेस एंड अनटिल उसके टुकड़े नहीं होते हैं, तब तक उसका मास बदलेगा नहीं. यहां पे मास अगर 5 केजी है, चांद पे जाने के बाद मास कितना रहेगा, तो 5 केजी. नेपच्यून पे जाने के बाद, यूरेनस पे जाने के बाद, गैलेक्सी में के बाहर जाने के बाद भी उसका मास 5 केजी रहेगा, लेकिन उसका वेट जो है वो बदल जाएगा. सो इट इज वेरिएबल.
ये दोनों में फर्क है, वेट में और मास में, और इसकी वजह से हमने कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट साइंटिफिक जब हम सोचते हैं तब। हाँ, दुकान में जाके आप बोलो कि मेरे को 1 किलो साकर दे दो, तो वो 1 किलो साकर दे दो, इसका मतलब है 1 किलो मास जिसका है वो साकर दे दो। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम साइंटिफिक थिंकिंग करेंगे, तब मास इज जस्ट ए मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसका मास ज्यादा है। आई होप ऑल ऑफ यू नो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। सो दैट इज मेजर्ड बाय मास एंड वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक आदमी का यहां पे वेट अगर 500 न्यूटन होगा तो चांद पे जाने के बाद वो 500 डिवाइडेड बाय 6 होगा, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। किसी को अपने को वेट रिड्यूस करना है तो चांद पे जाना अच्छा है, अर्थ पे भी आपको इक्वेटर पे जाना अच्छा है, वेट रिड्यूस होगा। बट रिमेंबर, ये मजाक कर रहा हूं, वेट रिड्यूस होगा, अपने को मास रिड्यूस करने का रहता है। जब अपने को हम बोलते हैं वेट रिड्यूस करना है तो उसका मतलब हमें मास रिड्यूस करने का रहता है। बट डे टू डे लाइफ और साइंटिफिक डिस्कशन दोनों में फर्क रहता है, ये हम समझ लेंगे। ये दोनों चीजें हमने समझने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए अभी प्रॉब्लम भी मैं देता हूं और सॉल्व भी मैं करके देता हूं। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स में बाद में और देता हूं। तो पहला प्रॉब्लम आप ले लो। आर यू रेडी विथ पेपर, पेन, पेंसिल? तो पहला प्रॉब्लम ये देता हूं। द वेट of a person on the surface of earth is 600 Newton. What will be his weight at a depth r/4 from the surface of earth? Have you written the question? मैं ऑप्शन अभी आपको देता नहीं हूं क्योंकि प्रॉब्लम ही मैंने बनाया है, तो उसका आंसर ही मेरे को निकाल के देने का है। यहां पे अपने को गेस वर्क करना नहीं। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसका वेट बोला है कि 600 न्यूटन, उसका मास बदलने वाला नहीं। सो W वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ W0 इज इक्वल टू m इंटू G0 and weight of the depth is equal to m into g depth। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ये बदलने वाला नहीं है, मास तो उसका कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको अपन एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? सो WD वेट एट द डेप्थ अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज इक्वल टू GD अपॉन G0। GD का एक्सप्रेशन लिखेंगे G0 इन द ब्रैकेट 1 माइनस D/R। आप नोट करो, मैंने 600 न्यूटन ये वैल्यू डालने की कोई घाई नहीं की। आई कुड हैव पुट इट हियर, बट एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें कैलकुलेशन की बिल्कुल घाई करने की नहीं, आखिरी स्टेप में कैलकुलेशन करने के है। जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है वो सबसे अहम चीज रहती है। अपॉन G0, ये G0 कैंसल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब D की वैल्यू क्या है? R/4 अपॉन R, and therefore we get weight at the depth upon weight on the surface is equal to 1 minus, ये R और R कैंसिल हो जाएगा, 1/4
दिस विल बी इक्वल टू 3/4। अब इतना होने के बाद हम वैल्यू डालेंगे आखिरी में। सो वेट एट द डेप्थ d अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज 600 न्यूटन is equal to 3/4. Therefore, WD is equal to 600 into 3/4. ये कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा फास्ट आप कर पाएंगे. You know the table of 15, you know the table of 4. So this will be 150 into 3 and this will be equal to 450 Newton. That will be the answer to the question. In the process, I have done this slowly in step by step just to make you understand. मुझे मालूम है क्योंकि मैं अभी आपके चेहरे नहीं देख सकता हूं तो आपको समझा है क्या नहीं. मेरे एवरेज एक्सपीरियंस पे किसी को समझा होगा, किसी को समझा नहीं होगा. फिर भी अभी आपको ये वीडियो फिर से रिपीट करके देखने का चांस है, इसलिए आप नहीं समझा होगा तो फिर से देखो और प्रॉब्लम के साथ इसको कोरिलेट करो ताकि वो आपको समझ में आएगा. जिसको समझ में आएगा, पता नहीं कोई बोल सकता है कि सर ने इतने स्टेप्स क्यों लिए. मेरे को भी लगता है मैंने इतने स्टेप्स क्यों लिए, बहुत फास्ट कर सकता था, लेकिन मेरे को अभी एवरेज निकल के चलना है, इसलिए ये मैंने इस प्रोसेस से लिया. सो एट द डेप्थ r/4, the value of gravity, his weight will be 450 Newton. Till now, we have seen the effect of different parameters for the variation of gravitational acceleration, and we have also solved some problems. I am also going to give you some problems for you to solve. There will be some twist, they will not be as in the textbook, जिसके आंसर्स आपको तुरंत नहीं मिलेंगे. आप एक दूसरे से डिस्कस करके सोच के ये कर सकते हो. बाय द वे, ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस काफी इन्वॉल्व है. लेट मी टेल यू दैट ये कैलकुलेशन आपको टेबल्स के भरोसे पे आने वाले नहीं है. मल्टीप्लिकेशन एक आधी बार आ सकता है, बट डिवीजन करते समय, स्क्वायर रूट निकालते समय आप इतना आसानी से नहीं कर पाओगे. या तो उसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा. ये दोनों की अभी आपको लॉग टेबल आई डोंट थिंक दैट यू नो व्हाट इज लॉग टेबल, और कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम पढ़ो. लेकिन ये समझ लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हम एनटीएससी की बात कर रहे हैं, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हेवी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है. देखो कितने कैलकुलेशंस थे, इतने ही कैलकुलेशंस थे, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड है, उसका जो लॉजिक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. इसलिए ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपको देते जाऊंगा. आपको भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे बुक्स है. और ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो. आप में से कोई अगर टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम देख के नर्वस हो जाएगा कि अरे ये कैलकुलेशन मेरे को कैसे जमने वाले हैं, तो मैं उसको ये बताना चाहूँगा कि बेटा या बेटी जो भी है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स आपको एनटीएससी में आने वाले नहीं, 10th बोर्ड स्टैंडर्ड में भी आने वाले नहीं. हाँ, उन्होंने किया है, देखना है, समझना है. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लॉजिक. What you have to neglect is their precise complicated calculations. I hope you understand this, and in our next lecture we shall go further in this chapter.